हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसमें आपने मांग की अवधारणा को समझा था, तालिका कैसे बनाते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना ये नया टॉपिक, मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्व। इनको मांग के कारक भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिमांड फंक्शंस और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो मांग फलन क्या होता है? यह किसी वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारित तत्वों के बीच में संबंध को प्रकट करता है। और जिस तरह से मांग तालिका, मांग वक्र दो प्रकार के थे, उसी तरह ये मांग फलन भी दो प्रकार का है, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन हमें बताता है कि बाजार में एक उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए मांग विभिन्न तत्वों पर निर्भर करती है। तो इन तत्वों तथा मांग के बीच में जो संबंध दर्शाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत मांग फलन। इसी तरह बाजार मांग फलन किसी वस्तु की बाजार मांग को दर्शाएगा कि बाजार मांग किन विभिन्न निर्धारक तत्वों से प्रभावित होती है। तो ये है बाजार मांग फलन और व्यक्तिगत मांग फलन। अब मैं इसको एक सिंपल सी इक्वेशन से आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर हमने क्या लिया है? dx मीन्स x वस्तु की मांग। ये किन से प्रभावित हो रही है? ये सब वो तत्व हैं जिनसे प्रभावित हो रही है। सबसे पहला तो क्या है? px, x वस्तु की कीमत, pr संबंधित वस्तुओं की कीमत, y उपभोक्ता की आय, t का मतलब टेस्ट मीन्स रुचि और प्राथमिकताएं उपभोक्ता की, ईपी है संभावनाएं, कीमत को लेकर संभावनाएं, एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड टू प्राइस, इसलिए मैंने इसको ईपी लिख दिया। और नेक्स्ट क्या है? पॉपुलेशन, पीएन जनसंख्या, जी है सरकारी नीति मीन्स गवर्नमेंट पॉलिसी, एस मतलब सीजन जलवायु तथा मौसम, और वाई डी क्या है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आय का वितरण। अब इसको हम डिटेल में करेंगे। हम क्या करेंगे? इस तत्व को एक एक करके इन सबसे रिलेट करेंगे। जैसे पहले dx px में रिलेशन देखेंगे, फिर dx pr में, फिर dx y में। इस तरह करते हुए हम इस अपने मांग फलन के कंसेप्ट को पूरा करेंगे। तो आओ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझते हैं। तो अब हम सबसे पहले जो फैक्टर है उसके बारे में बात करें। सबसे पहला फैक्टर क्या था? px मीन्स वस्तु की कीमत। तो सामान्यतः अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातों से यहाँ क्या अभिप्राय है? कीमत को छोड़कर बाकी जितने भी तत्व हैं उनको अगर स्थिर मान लिया जाए तो उस स्थिति में वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है। इसके विपरीत यदि वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है। तो मीन्स मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ही वस्तु की कीमत px बढ़ती है तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि वस्तु की जो मांग है वो कम हो जाएगी, अन्य बातें समान रहने की स्थिति में। और यदि x वस्तु की कीमत कम हो जाती है, अब ये वस्तु सस्ती हो जाएगी पहले से, तो इस वजह से इस वस्तु की मांग क्या होगी? पहले से बढ़ जाएगी। तो ये है वस्तु की कीमत तथा मांग में होने वाला संबंध। अगला है अन्य वस्तुओं की कीमत। अन्य वस्तुओं में दो तरह की वस्तुएं शामिल हैं। वो दो तरह की वस्तुएं कौन सी हैं? प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। इसको ध्यान से सुनना आपने। प्रतिस्थापन वस्तुएं भी होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जा सकती है। जैसे मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से ही आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जैसे पेप्सी, कोका कोला, इनका टेस्ट सेम होता है ऑलमोस्ट। इसी तरह सोप्स हैं या टूथपेस्ट हैं, कई तरह के टूथपेस्ट हैं जो जस्ट सिमिलर हैं एक दूसरे के। तो ये क्या है? एक दूसरे के प्रतिस्थापन है। तो इस केस में अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स, तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, जैसे माजा, फ्रूटी, इन सब का टेस्ट सेम है। मैं उन कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जांपल आपको दे रही हूँ जो एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो इनको हम क्या बोल रहे हैं? प्रतिस्थापन वस्तुएं। अलग अलग तरह के टूथपेस्ट हैं जैसे पेप्सोडेंट, कोलगेट, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। तो इनमें से यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता क्या करेगा? वो दूसरी वस्तु खरीदना शुरू कर देगा। तो मीन्स अगर कोई सब्स्टिट्यूट गुड है, एक्स वस्तु का हमने उदाहरण लिया है, तो मैं ये कह रही हूँ कि इसके सब्स्टिट्यूट है मान लो y, उसकी कीमत बढ़ जाए तो किसकी मांग बढ़ेगी? मांग x की बढ़ेगी। ठीक है। इसके विपरीत यदि x का सब्स्टिट्यूट जो y है उसकी कीमत कम हो जाए तो उपभोक्ता के लिए अब जो x वस्तु है वो महंगी है, इसलिए उपभोक्ता क्या करेगा? वो y वस्तु खरीदना शुरू कर देगा। और इसका इफेक्ट सीधा क्या जाएगा कि जो x वस्तु है उसकी मांग पहले से कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये y जो है x का सब्स्टिट्यूट है। तो ये मैंने आपको पहला केस बताया है, ये हमारा जो है पहला केस, प्रतिस्थापन वस्तुओं का केस। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा ये पूरक वस्तुएं।
कौन सी होती हैं पूरक वस्तुएं? ये वो वस्तुएं होती हैं जो मिलकर एक वस्तु की मांग को पूरा करती हैं। पूरक मतलब जो मिलकर पूरा करते हैं किसी भी डिमांड को। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं? यहाँ एग्जांपल जैसे कार पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती, तो ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर एक पूरी मांग को कंप्लीट करते हैं। इसको संयुक्त मांग भी बोलते हैं। इन वस्तुओं की मांग संयुक्त मांग कहलाती है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर जो y है वो x वस्तु की पूरक है, ठीक है, x और y दो उदाहरण ले लिए हमने। x और y क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इसमें से इसकी कीमत बढ़ गई, y की कीमत बढ़ गई, तो उसकी वजह से x की मांग भी कम हो जाएगी, क्योंकि उपभोक्ता के लिए दोनों को एक साथ खरीदना जरूरी है। दोनों में से अगर एक भी महंगी होगी तो उपभोक्ता की जो मांग है दोनों वस्तुओं के लिए वो प्रभावित होगी। इसलिए इस y की मांग तो कम होगी ही, साथ में जो x है उसकी मांग भी कम हो जाएगी। और दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि अगर ये y जो पूरक है x की, इसकी कीमत कम हो जाती है। अब ये वस्तु सस्ती हो गई पहले से, तो इसकी वजह से इसकी मांग तो बढ़ेगी, साथ ही साथ जो x वस्तु है उसकी मांग भी बढ़ेगी। तो ये है हमारा दूसरा केस। ये सब्स्टिट्यूट्स का केस है। और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स पूरक गुड्स जो होती हैं। ये पहला केस हमारा ये था। और दूसरा क्या केस है? तो ये हमारा प्रतिस्थापन का केस है, और ये सेकंड पूरक वस्तुओं का केस है। पूरक मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री, प्रतिस्थापन मीन्स सब्स्टिट्यूट्स। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम उपभोक्ता की आय। तो उपभोक्ता की आय तथा सामान्य वस्तुओं में प्रत्यक्ष संबंध होता है। अर्थात जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ती है, y मतलब उपभोक्ता की आय, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इनकम के बढ़ने से x वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, और इनकम के कम होने से x वस्तु की मांग जो होगी वो कम हो जाएगी। क्योंकि इनकम बढ़ी, साधन बढ़ गए, मांग बढ़ जाएगी। इनकम कम होने से साधन कम हो गए, मांग कम हो जाएगी। तो ये तो बात थी सामान्य वस्तुओं की। लेकिन हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो निम्न कोटि की वस्तुएं होती है, जिन्हें हम बोलते हैं घटिया क्वालिटी की वस्तुएं। तो उनका आय के साथ कैसा संबंध होगा? विपरीत संबंध होगा। तो इस केस में आय बढ़ने पर इन निम्न कोटि की वस्तुओं की, मीन्स अगर x वस्तु निम्न कोटि की है तो उसकी मांग कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है उपभोक्ता की रुचियां, कि उपभोक्ता जिस वस्तु में ज्यादा रुचि रखता है उसके लिए उसकी मांग ज्यादा होगी, और जिस वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि कम है उसके लिए उसकी मांग कम हो जाएगी। ये तो एक सिंपल सी बात है जो हम सब समझते हैं। नेक्स्ट है संभावनाएं। संभावनाएं मीन्स कीमत में परिवर्तन की संभावनाएं। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? कीमत में होने वाला परिवर्तन। यदि उपभोक्ता को ऐसी उम्मीद है कि वस्तु की कीमतें भविष्य में बढ़ेंगी, मीन्स जो एक्स वस्तु वो खरीद रहा है उसकी कीमतें भविष्य में बढ़ेंगी, तो वो क्या करेगा? वर्तमान में, आज के समय में उस वस्तु की मांग को बढ़ा देगा। और यदि भविष्य में वस्तु की कीमतें कम होने के चांसेस हैं तो उपभोक्ता क्या करेगा? वर्तमान में उसकी मांग को कम कर देगा, क्योंकि भविष्य में कीमत में जो कमी होने वाली है उसका लाभ उठाना चाहेगा। तो इस तरह से ये जो संभावनाएं हैं और मांग, उसका आपस में संबंध है। तो मैंने आपको ये जो 5 अभी फैक्टर्स बताए हैं, ये पांचों फैक्टर्स किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? ये व्यक्तिगत मांग फलन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इन पांचों के साथ 4 फैक्टर और जो रह गए उनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये जो 5 + 4 बन जाएंगे, 9 के 9 क्या होंगे? बाजार मांग फलन को दर्शाएंगे। तो देखिए ये आ गया आपका जनसंख्या, 6 पॉइंट जनसंख्या। तो जनसंख्या का डेफिनेटली मांग पर प्रभाव पड़ता है। अगर जो पॉपुलेशन है जिसको हमने पीएन से दिखाया था, अगर जनसंख्या बढ़ती है तो उसकी वजह से मांग भी बढ़ेगी। और अगर वस्तु को खरीदने वाले लोगों की जनसंख्या कम हो जाती है तो नेचुरली वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है सरकार की नीति। सरकार की नीति के अंदर 2 चीजें शामिल हैं, एक तो कर और दूसरा क्या है? वित्तीय सहायता। तो कर लगने से क्या होगा? वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। टैक्स जो लगता है, कर लगता है, अगर कर बढ़ेगा किसी वस्तु पर तो उसकी वजह से वस्तु एक्स वस्तु पर अगर कर लगा दिया जाए तो इस एक्स वस्तु की कीमतें क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। और कीमतें बढ़ने से मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप ऑलरेडी कर चुके हो, मांग कम हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी वस्तु पर टैक्स कम हो जाए, टैक्स रिड्यूस कर दिए जाए, तो उस वस्तु की कीमत भी कम हो जाएगी और मांग जो है वो पहले से बढ़ जाएगी।
इसके विपरीत अगर सरकार किसी वस्तु की मांग को बढ़ाना चाहती है तो वो क्या करेगी, सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वित्तीय सहायता मीन्स सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है उसको हम वित्तीय सहायता बोलते हैं। तो सब्सिडीज अगर दी जा रही हैं, बढ़ाई जा रही हैं, तो उसकी वजह से वस्तु की कीमत कम हो जाती है। तो वस्तु की कीमत कम होने से क्या होगा, मांग बढ़ेगी। ठीक है। और अगर सब्सिडीज जो हैं पहले से सरकार रिड्यूस कर दे तो उसकी वजह से क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी और मांग पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इन दोनों का आपस में ऋणात्मक संबंध है तो मांग कम हो जाएगी। तो यह है सरकार की नीति जिसमें टैक्सेस और सब्सिडीज, कर और वित्तीय सहायता दोनों शामिल हैं। तो इस तरह से ये मांग को प्रभावित करती हैं। जलवायु तथा मौसम का भी प्रभाव पड़ता है कि ठंडे मौसम में हम कैसी वस्तुओं की मांग करते हैं, ऊनी वस्त्रों की, और गर्मी के दिनों में क्या होता है, ठंडी वस्तुओं की मांग अधिक होती है। और आय का वितरण मीन्स अगर आय का वितरण जो वाईडी है वो कैसा है, समान। आय का वितरण अगर समान होगा तो मांग क्या है, बढ़ेगी। और अगर ये आय का वितरण असमान होगा तो मांग कम हो जाएगी। तो ये सब हमने क्या किए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मांग के निर्धारक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मांग का नियम, द लॉ ऑफ डिमांड। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल टॉपिक और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपने ध्यान से सुनना है। मांग का नियम क्या बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, सेट्रिस पैरिबस, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें क्या हैं, कीमत को छोड़कर बाकी जितने भी तत्व हैं वो सब अगर समान रहे, उनमें कोई परिवर्तन ना आए, तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है तथा कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। ये बात हमने अभी डिस्कस भी की है। सबसे पहला जो पॉइंट था कि एक्स अगर की कीमत बढ़ती है तो मांग उसकी कम हो जाएगी, और यदि एक्स वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो ये मांग का नियम है, अन्य बातें समान रहने पर। ये टर्म आपने जरूर लिखनी है। अब ये जो नियम है कुछ मान्यताओं पर आधारित है, कुछ कंडीशंस हैं जिनके बिना मांग का नियम अप्लाई नहीं हो सकता है। तो वो कौन कौन से तत्व हैं, ये देखिए, मैंने ये इक्वेशन अभी आपको समझाई थी, उसी इक्वेशन को मैंने यहाँ दोबारा से लिखा है। अगर इस इक्वेशन में मैं पी आर को स्थिर मान लूँ, वाई को स्थिर मान लूँ, टी को स्थिर मान लूँ, ईपी स्थिर है, पी एन स्थिर है, जी गवर्नमेंट पॉलिसी में परिवर्तन नहीं है, मौसम में बदलाव नहीं है, आय के वितरण में परिवर्तन नहीं है, तो ये मैंने ऊपर जितने भी ये बार्स लगाए हैं, इन बार्स का मतलब क्या है कि ये जो हैं ये सभी जो तत्व हैं ये स्थिर हैं, इनमें परिवर्तन नहीं आ रहा। और परिवर्तन किस में आ रहा है, जो पी एक्स है उसमें परिवर्तन आ रहा है, उसकी वजह से डी एक्स परिवर्तित हो रही है। तो मांग का नियम इन सभी बातों के समान रहने पर, अन्य बातें में अन्य तत्व, अगर ये अन्य तत्व स्थिर हैं, इनमें परिवर्तन नहीं है, तो पी एक्स के बढ़ने पर डी एक्स कम हो जाएगा और पी एक्स के कम होने पर डी एक्स बढ़ जाएगा। तो दोनों में कैसा संबंध हो गया, ऋणात्मक, विपरीत संबंध हो गया कि ये बढ़ती है कीमत तो मांग कम हो जाती है, कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है। तो इसी मांग के नियम को, इसका हमने ये परिभाषा कर ली, ये इसकी मान्यताएं हैं। अब इस नियम की हम व्याख्या कर रहे हैं। ये तालिका देखिए, ये तालिका पहले भी कर चुके हैं जब मैंने आपको मांग तालिका कंसेप्ट समझाया था। तो इस मांग तालिका में हमने कीमत और मांग दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध दर्शाया है। ये देखिए, कीमत 1 2 3 4 ये कीमत है, तो 1 रुपये पर कितनी मात्रा मांगी जा रही है, 4 यूनिट्स। इसी तरह कीमत बढ़ती जा रही है और मांग कम होती जा रही है। ये हमारा प्रैक्टिकल लाइफ का नियम है कि जब भी वस्तु महंगी होती है तो उसको खरीदने वाले लोग कम हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। इसी सेम टेबल को डायग्राम से दिखाया। ये डायग्राम भी आप ऑलरेडी कर चुके हो जब मांग वक्र का कंसेप्ट किया था। तो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर क्या ले ली, मांगी गई मात्रा, और वाई एक्सिस पर कीमत है। तो इन्हीं पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया है। 1 रुपी प्राइस पर 4 यूनिट्स, 2 रुपीज पर 3 यूनिट्स, 3 रुपीज पर 2 यूनिट्स और 4 रुपीज पर 1 यूनिट। तो इन सबको ज्वाइन करने के बाद ये वक्र आ गया, मांग वक्र डी एक्स। तो ये तालिका और ये डायग्राम, ये दोनों किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड को। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वस्तु की कीमत तथा मांग में ऋणात्मक संबंध होता है, इसलिए मांग वक्र कैसा है, इसका ढलान भी ऋणात्मक है। तो इसको हम कहते हैं मांग का नियम। तो अब हम पढ़ेंगे
कि मांग वक्र ऋणात्मक ढलान का क्यों होता है। आपने अभी देखा कि मांग वक्र कैसा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं, उन कारणों को समझ लेते हैं। सबसे पहला तो क्या है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। तो ये नियम हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। तो मीन्स अगर एक उपभोक्ता वस्तु की एक्स, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, इसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीदता है तो इस वस्तु से जो सीमांत उपयोगिता, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा कब खरीदेगा, उसकी क्वांटिटी कब बढ़ाएगा, जब उस वस्तु की कीमत कम हो जाए। सेकंड है आय प्रभाव। तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता की जो वास्तविक आय होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो वास्तविक आय का अभिप्राय क्या है, इसे हम वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मापते हैं। तो जैसे कीमत कम होगी हमारी वास्तविक आय बढ़ जाएगी। मीन्स कीमत कम होने से हम पहले से ज्यादा वस्तुएं खरीद पाएंगे, क्योंकि हमारी वास्तविक आय बढ़ गई तो मांग भी बढ़ जाएगी। और इसके विपरीत कीमत बढ़ने से वास्तविक आय कम हो जाती है, इसलिए मांग कम हो जाती है। आप इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि जो हमारी मनी इनकम होती है, जो मुद्रा के रूप में है, MY मुद्रा के रूप में जो हमारी इनकम होती है, ये किसके बराबर होती है, हमारी रियल इनकम। रियल इनकम इज ये वास्तविक आय। अगर इसको P से गुना करते हैं, ये हमने गुना कर दिया, कीमतों से गुना कर दिया, जो भी वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं उनकी कीमत के साथ अगर हम गुना कर देते हैं तो वो क्या है, हमारी मनी इनकम। मतलब एक व्यक्ति अगर 50,000 पर मंथ कमा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, मनी इनकम। और 50,000 से जो भी वो वस्तुएं खरीद पाएगा वो उसकी क्या हो जाएगी, वास्तविक आय। तो यहीं से, इसी से हम रियल इनकम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। RY किसके बराबर हो जाएगा, MY डिवाइडेड बाय P। तो मीन्स अगर कीमतें बढ़ती हैं तो हमारी वास्तविक आय, रियल इनकम, कम हो जाती है, जिसकी वजह से वस्तुओं के प्रति जो हमारी मांग है वो भी कम हो जाएगी। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। तो कीमतें बढ़ने से वास्तविक आय कम हो जाती है, इसलिए मांग कम हो जाती है। और जैसे ही कीमतें कम होती हैं तो हमारी वास्तविक आय बढ़ जाती है, तो हम ज्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो ये क्या है, आय प्रभाव, वास्तविक आय में परिवर्तन होने से मांग में होने वाला परिवर्तन। तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। ये भी आपने अभी समझा था कि अगर दो वस्तुएं प्रतिस्थापन है एक दूसरे की, ठीक है, चाहे वो XY मान रहे थे हम, जैसे पिछले एग्जाम्पल हमने किया था, या कई तरह के टूथपेस्ट भी एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कोलगेट और पेप्सोडेंट ले लिया, तो ये कोलगेट और पेप्सोडेंट दो चीजें हैं उपभोक्ता के पास, अगर के सामने खरीदने के लिए हैं उसके पास। तो अगर कोलगेट की कीमत कम हो जाए तो उपभोक्ता क्या करेगा, वो पेप्सोडेंट थोड़ी ना खरीदेगा। अब उसके पास ऑप्शन है, वो कोलगेट की मांग को ही बढ़ाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव। नेक्स्ट फोर्थ बिल्कुल सिंपल है, उपभोक्ता समूह का आकार। कि जैसे ही किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो जो उपभोक्ता उसको पहले नहीं खरीद रहे थे अब वो भी उसको खरीदने लग जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, और कीमत के बढ़ने से उस वस्तु की मांग को करने वाले कम लोग हो जाएंगे। विभिन्न उपयोग, कई वस्तुएं हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जिनके कई उपयोग हैं। जैसे मैंने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का एग्जाम्पल लिया है। मान लो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके पर यूनिट चार्जेस बढ़ा देती है, तो हम क्या करेंगे, अब उसका सोच समझकर प्रयोग करेंगे। अब बिजली का हम कई तरह का यूज करते हैं, पंखे चलाने में, AC चलाने में, कूलर चलाने में, लाइट्स ऑन करने में, गीजर में, कई इसके ऑप्शन है। लेकिन अगर इसके पर यूनिट चार्जेस बढ़ जाएं तो हम क्या करेंगे, हम इसका सोच समझकर प्रयोग करेंगे और बिजली की खपत कम हो जाएगी। खपत कम होने का मतलब बिजली की मांग पहले से कम हो जाएगी। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। दूध का एग्जाम्पल ले सकते हो, दूध कई चीज़ों में काम आता है। दूध को हम दही में प्रयोग करते हैं, पीने के लिए प्रयोग करते हैं, चाय बनाई जाती है, दूध के कई तरह की डिशेस बनाई जाती हैं। तो अगर महंगा हो जाए दूध तो हम क्या करेंगे, उसकी मांग को कम कर देंगे। ये क्वाइट नेचुरल थिंग है। तो ये क्या था हमारा, कि मांग वक्र ऊपर से नीचे की तरफ क्यों गिरता है। ये सब पांचों जो हैं ये उसके पीछे रीजंस हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छी तरह से
कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक्स जो है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।